खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं। कुछ देर में फ़ैसला मुतवक्को है कि आया हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बदसूर पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे या चौधरी परवेज़ इलाही जो उस इंतखाब में वोट मुस्तरद होने के नतीजे में हार गए थे वो वज़ीर आला बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की क़यादत में इसने केस को सुना और PDM और उसमें शामिल तमाम जमातें, हुकूमती इत्तेहाद जो है उसका एक मुतालबा था, मुश्तरका मुतालबा था कि फुल कोर्ट इस केस को सुने और एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में उन्होंने ये गुजारिश रखी और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, अपने बयानात के ज़रिए भी बताया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तदा बल्कि तमाम जितनी भी दरख्वास्तें थीं इस ज़िमन में वो मुस्तरद कर दी और PDM के जो वकला थे, परवेज़ इलाही साहब डेप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली के वकील थे, इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसमें जो ये मामला चल रहा था उन्होंने बायकॉट कर दिया और इरफान कादर साहब ने उस पर ख़ासी बात की, कोशिश करते रहे। लेकिन जब ये फ़ैसला आया तो एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। फ़ैसला महफूज हो चुका है। आज 6 बजे इस फैसले को सुनाया जाना चाहिए था, लेकिन अब से 2 घंटे मज़ीद गुजर गए हैं। पहले कहा गया कि 7:30 बजे सुनाएंगे और अब 7:30 में भी आधा घंटा गुजर चुका है, लेकिन फ़ैसला अभी तक नहीं आया। यकीनन जज साहिबान थोड़ी देर में आएंगे और ये फ़ैसला सुनाएंगे। क्या फ़ैसला होगा ये तो उसी वक्त हम बता सकते हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी हिकमत अमली खासी वाज़ेह कर ली है इस मामले में और उन्होंने ये कहा कि एक सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, लीडर ऐसे ही हालात में जन्म लेते हैं। और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं फ़रहतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पावर्स के हवाले से और रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से जजेस को मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज किया जाता है उस हवाले से उन्होंने अपना एक इज़हार ख्याल किया। तो इस वक्त महसूस ऐसा हो रहा है कि एक सख्त हिकमत अमली हुकूमत अपनाएगी, लेकिन वो क्या होगी और यकीनन जो भी हिकमत अमली होगी वो आइन और कानून के दायरे में होगी। और दूसरी जानिब अगर परवेज़ इलाही साहब कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक बात कर रही थी कि वो अब ज़्यादा जोश के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर आएंगे लॉन्ग मार्च की सूरत में या एहतजाज की सूरत में और दबाव डालेंगे हुकूमत के फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान के तहत इस वक्त कायम है और ये सवाबदीदी इख्तियार है लीडर ऑफ द हाउस का और सारी काबीना का कि वो कब चाहें कि इंतखाबात हों, आया वक्त से पहले हों या वक्त पर हों। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं राना मकबूल साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सुलंगी साहब आपका। हैदर वहीद साहब माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर वहीद साहब आपका भी शुक्रिया। हम दीगर वकला से भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस ज़मीन में क्या कहते हैं। राना साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। फ़ैसला पे तो अभी तबसरा नहीं करते, फ़ैसला कुछ देर में सामने हमारे आ जाएगा, लेकिन अब ये बार बार आपके PDM के रहनुमाओं और ख़ास तौर पे मरीम साहिबा ने जो बात की कि सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको वाज़े कर दें कि ये सख्त मौक़िफ़ से मुराद क्या है, हिकमत अमली अगर ये मुश्तरका हो या नून लीग की भी हो। देखिए इस सख्त मौक़िफ़ का जो मैं समझता हूँ, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई, वो है टोइंग द स्ट्रेट लाइन, not hunting with the hound, running with the hare, absolutely straight, being forthright in politics. So that's her, because वो बहुत ज़्यादा, ये तो लाइन हमेशा से आपकी थी? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं थी? नहीं, स्ट्रेट का मतलब ये सॉफ्ट तो होती रही ना लाइन, ये तो बात हमें माननी चाहिए ना। ठीक। तो बाहर सूरत ये एक स्ट्रगल होती है, इट्स ए बैटल फॉर डेमोक्रेसी। अगर आप सिंसियरली इसमें फ़ाइट करते हैं तो फाइनली द फाइनल आंसर इज सक्सेस, तो वो करना चाहिए। इट्स ए ह्यूज पार्टी, दे हैव ए फॉलोइंग। पिछली दिनों की पॉलिसी की वजह से नुकसान भी हुआ पार्टी को, उसकी पॉपुलैरिटी को नुकसान हुआ, और चलो एक फ़ैसला हो गया था, हो गया, लेकिन अब सारी चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो दैट कैन बी ओनली डन विद डिटर्मिनेशन एंड विद प्रॉपर पॉलिटिकल एक्यूमेंट, तो उससे ही होगा इंशाल्लाह। ये तो इसका ये अच्छा, माजी में हुकूमत वक्त और आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी गवाह है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें नहीं बनी, फ़ैसलों से मुत्तफ़िक नहीं थे और कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी माजी का हिस्सा हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं। लेकिन हमने माजी करीब में हाल ही में देखा कि अदालत के फ़ैसलों की
जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हों, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन उन्होंने उनको मनोवन तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। मिसाल के तौर पे मियां नवाज़ शरीफ साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए और उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, तो बजाय इसके उन्होंने एहतजाज किया फ़ैसले के ऊपर यकीनन, लेकिन आपकी जमात ने बहैसियत हुकूमत ने इसको एक्सेप्ट किया। सो अब भी लोग ये सवाल करते हैं कि सख्त मौक़िफ़ एक अपनी जगह, लेकिन अदालत का फ़ैसला क्या कबूल होगा या नहीं होगा? वो कहते हैं ना कि तन हमारा दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजा न हम, सारा जिस्म पे तो ज़ख्म है, अब कहाँ कहाँ रखेंगे हम मरहम। तो एक थोड़ा हुआ है, मरियम के साथ जो हुआ है अल्लाह माफ़ फरमाए, वो तो बोलती नहीं थी और बताती नहीं थी, सेल में बंद कर दिया, चारपाई के ऊपर कपड़ा नहीं है, वॉशरूम नहीं है, दवाई नहीं है, यानी इंतहा दर्जे की मेल ट्रीटमेंट किसी की बेटी के साथ करना। और जब उनके बाप को पता चलता था वो बहुत ज़्यादा मग़मूम होते थे, हम भी सारे मग़मूम होते थे। तो इसलिए ये इस तरह की हार्डशिप्स जो हुई हैं, जिससे तकालीफ दी गई हैं, कैद करना तो अलग बात है, वो भी अगर कोई जायज़ बनता है तो होना चाहिए, नाजायज़ तो नहीं होना चाहिए। इस वजह से एक रिएक्शन भी डेवलप हुआ है अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़, जो आप कह रही हैं कोई सख्त लाइन जो है। तो आपने कहा कि फ़ैसलों को तस्लीम कर लेना मनोवन, वो ठीक है, कर लेना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। मैं उस कमेटी में हूँ जो जजों की अपॉइंटमेंट की तरफ करती है, हम इंटरव्यू भी करते हैं। हर जज साहब जो आते हैं, ऑनरेबल जज साहब, मैं ही उनसे पूछता हूँ ज़्यादा, आपके आइडियल जज कौन से हैं? तो मोस्ट ऑफ देम से कॉर्नेलियस, यानी मुनीर से लेके आज तक उनका आइडियल कॉर्नेलियस है। ठीक, जो हमने पिछले 25 साल गुजारे हैं, 26 साल 30 साल, उसमें हमें कोई आइडियल नज़र नहीं आता उनको। जो नए अल्लाह करे उस आइडियल की तलाश में वो मेहनत भी करें, ईमानदारी से काम भी करें, दे विल बी एन एसेट। बात यह है कि तारीख लिखी जा रही है, अगर हमने अच्छे और ईमानदारी से सही फैसले कर दिए तो कौम की तामीर के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल ठीक। चलें, लेकिन अगर हम फॉल्टर कर गए राइट, तो एवरीबडी विल पे थ्रू नोस। बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब फैसला आ जाएगा चंद मिनटों में, हम उम्मीद कर रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आके इसका ऐलान करेंगे। फैसला अगर मुस्लिम लीग नवाज़ या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आता है तो उस वक़्त क्या आप समझते हैं हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी? और अब जो बात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने की है कि एक सख्त मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा, क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो? शुक्रिया शहजाद। मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं 2 जुमले कहूँ, क्योंकि सेनेटर साहब जो बातें कर रहे थे, मिसाल के तौर पर उन्होंने जिन मुश्किलात का जिक्र किया जिनसे मरियम नवाज़ और दूसरे हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने पिछले 4 साल गुजारे, तो यादश बखैर, अगर आपको याद हो कि आज 26 जुलाई है और आज ही के दिन 4 साल पहले 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद खान साहब ने एक यादगार तकरीर फरमाई थी बनी गाला से। आज मैंने बड़े गौर से वो पूरी तकरीर सुनी और वो तकरीर आपको और आपके नाजरीन को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि हम इंटरनेट दौर में हैं। वो आप सुने कि वो वादे क्या कर रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस होगी, एहतसाब मुझसे शुरू होगा, हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। मतलब आप वो देखें और उसके बाद फिर 4 साल देखें तो आपको बता दिया सेनेटर साहब ने। लेकिन अभी सेनेटर साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि अक्सर जज हजरात कहते हैं कि कॉर्नेलियस उनके जो है वो आइडियल थे। कौम को हमें ज़रूर ये बताना चाहिए, क्योंकि आजकल मुतालिया पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को नहीं पढ़ाई जाती, कि यहया खान पाकिस्तान के जो बदतरीन जो आमिर थे जिन्होंने मुल्क को 2 हिस्से किया, उनके लीगल एडवाइज़र वफाकी वज़ीर के बराबर कॉर्नेलियस साहब ही थे जिन्होंने वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया। तो कौम को हमें ज़रूर बताना चाहिए कि आपका सादा और ज़ाती तौर पर ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन जज से जो तवक्को की जाती है वो ये कि आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करें। अब आप ये पूछ रहे हैं कि जी जो फैसला आएगा तो उस पर क्या करेंगे। देखें, फैसला या हमजा के हक में आएगा या हमजा के खिलाफ आएगा। पहले से ही उनके वकील कह चुके हैं कि अगर खिलाफ आएगा तो हम जो रिव्यू पिटीशन है उसका हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो रिव्यू पिटीशन फुल कोर्ट सुने, ये 3 रुकनी बेंच ना सुने, क्योंकि वो पहले ही उस पर अदम एतमाद कर चुके हैं।
दूसरा, अगर परवेज इलाही वजीर आला बन भी जाते हैं तो ये परवेज इलाही पर भी इन्हिसार होगा कि क्या वो इमरान खान अगर उनसे कहें कि भाई असेंबली तोड़ दो तो क्या वो 3 दिन के लिए वजीर आला बनेंगे, और अगर वो अपनी हुकूमत कायम भी रखते हैं तब भी एक सवाल होगा कि अगर इमरान खान पंजाब की आईनी इंतजामी मशीनरी को वफाकी हुकूमत को तहोबाला करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या परवेज इलाही उसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, राना साहब से भी इस पे सवाल करता हूँ। सोलंकी साहब, ये भी चमगोइयाँ हो रही हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में सूबाई असम्बली में बहुत से ऐसे अरकान हैं कि जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने बादल नखास्ता अपने पार्टी हेड की राय पे या हुक्म के मुताबिक ये फ़ैसला कबूल किया है, लेकिन ये बातें हो रही हैं कि अगर परवेज़ इलाही बन जाते हैं तो कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के अरकान जो हैं वो अपनी कुर्सी से अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। उस सूरत में वो बहरानी कैफियत जो है वो हमें ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। न सिर्फ उससे बहरान के रास्ते बंद नहीं होंगे, बल्कि ये भी है कि अगर पार्लिमानी पार्टी को बहुत ज़्यादा ताकतवर करार दिया जाता है और पार्टी के जो सरबराह हैं उनके जो अख्तियारात हैं वो कम किए जाते हैं, तो हमें तो नहीं मालूम कि कल पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी जो क़यादत है वो क्या फ़ैसला करे। अगर वो इमरान खान के खिलाफ फैसला करेंगे तो फिर अदालत के फैसले कहाँ जाएंगे। सवालात बहुत सारे हैं जो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि जब फैसला आए और उसको पढ़ के और उसके बाद फिर ख़ासतौर पर मेरे जो दोस्त हैं वहीद साहब, वो आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि कानून उनकी महारत का एरिया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। राना साहब, अब जब सुप्रीम कोर्ट या मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये मुसलसल रिमार्क्स दिए उन्होंने इस केस में कि आर्टिकल 62 में बाकायदा पार्लिमानी पार्टी की एक डेफिनेशन मौजूद है, और उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने की कि मतलब पार्टी प्रेसिडेंट ठीक है, उसका एक अपना जो एक रुतबा है, उसकी एक पावर्स हैं, लेकिन ऐसे मामलात में पार्लिमानी पार्टी या पार्लियामेंट्री हेड की जो है राय को फौकियत दी जाएगी और प्रिवेल करेगी। ऐसी सूरत में मतलब जो सेंटर ऑफ पावर है, माजी में जो देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का हेड उसको ड्राइव करता था, वो शिफ्ट हो जाएगा, सूबाई असम्बलियों में चला जाएगा, कौमी असम्बली में चला जाएगा, सेनेट में होगा, जो भी पार्लियामेंट्री लीडर होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा पार्टी लीडर की बनिस्बत। देखें जी, पहले तो बात यह है कि एक स्लिप हो गई है जो मैं समझता हूँ कि सारे ज़माने ने याहो बका की, और आपने सुना होगा जस्टिस मकबूल बाकर को, जो अपनी हैसियत में एक अलग किस्म की शख्सियत हैं, बतौर जज भी, बतौर पर्सनैलिटी भी। उन्होंने क्या कहा था, ये जो कहते हैं कि क्राइसिस बढ़ता जाएगा, ये क्राइसिस मैनेज हो जाता अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाता, क्योंकि ये इशू नेशनल इशू है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इशू है, इसकी फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशंस हैं जो मैं समझता हूँ ये मान लेना चाहिए था, ये डिमांड जो है। और इससे सारे के सारे सुरखरू हो जाते, सारे के सारे 12 या 17 जितने जा जाएँ वो बैठते, अपनी इनपुट देते, कलेक्टिव विजडम इस्तेमाल करते, तो सूरत हाल जो है वो ठंडी भी होती और बेहतर भी होती। ये तो हो गई है गलती हमारे से। अब आपने जो कही है कि जो पार्लियामेंट्री लीडर है और जो हेड ऑफ द पार्टी है उसकी हेजमनी हो जाएगी या पार्लियामेंट्री लीडर की हेजमनी हो जाएगी। देखें, जो पार्टी बनाता है या पार्टी को का लीडर होता है वो लीडर वही होता है। पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो भले कैसे, हाउ कैन ही वायलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज पार्टी हेड, क्योंकि पार्टी तो उसने बनाई है, तो उसको तो वो नहीं कर सकता किसी सूरत भी। यहाँ एक डायकॉटमी आई है जिसकी वजह से ज़्यादा ये तकलीफ़ हुई है, लोगों को इंतशार हुआ है। आप कुछ महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले जब इमरान साहब लिखते हैं कि जी आपने वोट जो है परवेज़ इलाही को देना है, ठीक है, जो लोग उसकी नहीं करते तामील, उसके ऊपर 2 एक्शन किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की तो स्पिरिट ये थी कि वो जो है अपनी सीट खोएगा, और अब लेकिन वोट उसका काउंट होगा। जी बिल्कुल। अब नई बात आ गई कि जी वोट भी काउंट नहीं होगा और सीट भी खो देगा, ठीक है। और ये उस वक्त एक्शन हुआ जब वो इलेक्ट हो चुका था 196 वोटों से हमजा। अब उसी आइडेंटिकल, उसी पैटर्न पे चौधरी शुजात ने जो डायरेक्शन भिजवाई उसके ऊपर ये हो गया।
ये तो अभी इलेक्ट भी नहीं हुआ था, इन द प्रोसेस था। तो इस डिसइक्विलिब्रियम की वजह से बहुत ज़्यादा बिकरिंग है। इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था, अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। और आपने देख लिया कि लोग तो पहले डिससेटिस्फाइड हैं। आज आपने उनको भी सुना था, इरफान कादर को, जी हम इनके ऊपर तो नहीं करेंगे, हम जो अगर हमने रिव्यू भी किया तो हम चाहेंगे कि और लोग सुने। तो इसलिए ये बात दूर तक जा पहुंची है। इसको कंटेन किया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता है। ये सारी हौसले की बातें हैं जो जिससे कौमों की ज़िंदगी के धारों को बदला जा सकता है। इससे पहले हुकूमत की एक हिकमत अमली थी कि परवेज़ इलाही साहब को आसानी से वज़ीर आला बनने नहीं देना। तमाम तर वो सियासी हरबे जो कानून और आइन जिसकी इजाज़त देता है वो आप इस्तेमाल करेंगे कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहें। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या तब्दीली आप देखते हैं? अभी भी कोई सियासी हरबा बचा है कानून आइन के दायरे में? जब फैसला आएगा जी पता चल जाएगा फिर क्या स्ट्रेटजाइज किस तरह करते हैं। जो बेसिकली ये लॉयर्स ने करना होता है, उन्होंने गाइड करना होता है, वही उसके ऊपर देखेंगे कि क्या होगा। एक सियासतदान की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि आइनी बहरान इससे कम होगा, ज़्यादा होगा? किस क्या 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 नहीं, आइनी बहरान इससे बाहर सूरत ज़्यादा बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगी इससे। और मेरा तो हमेशा से ये व्यू रहा, पहले भी मैं जब आपके पास आता हूँ, कि पॉलिटिशियन दे शुड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर सोबराइटी एंड विजडम। ये जो हर जगह रोज़ फसाद आपस में डाल के बैठ जाते हैं, अपने लिए भी मसाइल पैदा करते हैं, कौम के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। बैठे हैं एक मेज़ पे बैठे हैं, जंगों के फैसले जो पार्ले टेबल पे होते हैं तो इनके नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, क्या ये सारे इकट्ठे बैठ के आज या कल डेट नहीं तय कर सकते हैं उसकी? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है अगर से काम करना अगर पॉलिटिकल विल हो तो यकीनन की जा सकती है। पॉलिटिकल विल हो और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी हो। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज सदर आरिफ अलवी साहब की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ मुज़ाकरात के सिलसिले में अगर तमाम साइड जो हैं वो एग्री हों इस पर। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बरमला कहती है कि हमने किसी इशू पर बात नहीं करनी इस हुकूमत से क्योंकि हम तस्लीम नहीं करते, हम सिर्फ बात करेंगे नए इंतखाबात की तारीख के ऊपर। आप ऐलान कर दें, हम बैठने को तैयार हैं। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये आज के फैसले के बाद जो है एक नई राह हमवार हो जाएगी मुज़ाकरात की। तहरीक इंसाफ ने भी ये रियलाइज़ किया है, लेकिन वो पंजाब अपने पास ना होने पर इतना एक उन्होंने रिजिड स्टांस लिया था। तो अब अगर पंजाब उनके पास चला गया तो आप समझते हैं कि वो नरमी ले आएंगे अपने स्टांस में इमरान खान साहब और मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम को भेज देंगे? देखिए, सियासतदान जो हैं वो तो मुज़ाकरात के, बातचीत के रास्ते कभी भी बंद नहीं करते। और इमरान खान की जमात में तो बहुत सारे सियासतदान हैं जिनका कुछ तजुर्बा भी है। परवेज़ खटक साहब एक मिसाल हैं। लेकिन जो खान साहब हैं उनके सियासतदान होने पे बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि वो जिस तरह से सियासतदान को एक्ट करना चाहिए वो उस तरह से एक्ट नहीं करते। वो अपने आप को जिहादी कहते हैं और वो कहते हैं कि जी वो मैं जिहाद कर रहा हूँ। तो वो एक बिल्कुल ही एक नई किस्म की कैटेगरी में है। इसकी कोई जमानत नहीं है कि अगर इस पे जो सोलंकी साहब, इस पे जो खान साहब के हिमायती हैं या वो ऐसे तज्जियाकार जो बात करते हैं, कहते हैं खान साहब का ये जो चूरन कह लें या ये हिकमत अमली कह लें बिक रही है, लोग इसको बाय कर रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक हार्ड लाइन स्टांस लिया है, मुसलसल इल्ज़ामात लगाते हैं वो हुकूमती इत्तेहाद पर, वहाँ के लीडरों पर नाम ले लेके, चाहे उनके पास सबूत हो या ना हो। उनका ये जो सौदा है या ये हिकमत अमली है ये बिक रही है। सो इस वजह से वो एक अच्छी सियासत कर रहे हैं क्योंकि लोग सुनना वो चाहते हैं जो वो सुना रहे हैं। देखिए, जो उनकी पार्टी का हार्ड कोर है, जो अवाम की अक्सरियत नहीं है, उसमें तो ये चूरन ज़रूर बिकता होगा। जो उनके पार्टी के सरगर्म कारकुनान है उसमें तो ज़रूर बिकता होगा। लेकिन जो आम लोग हैं उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि किसने किसको कितनी बड़ी गाली निकाली। लोगों के जो मसाइल हैं वो आप शहर में जाएं, मार्केट में जाएं तो वो आपको बता देंगे कि जी बिजली के बिल, जी गैस के बिल, जी हाउस रेंट, जी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें, जो ट्रांसपोर्ट के किराए, ये जो लोगों के जो असल मसाइल हैं वो है। खान साहब अपना जो हार्ड कोर है जिसको वो हर रोज़ जो है वो ज़्यादा शिद्दत पसंद बना रहे हैं, उनमें ज़रूर बिकता होगा और वो बेचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कोई सियासी अमल नहीं है और ये कोई कामयाबी की ज़मानत नहीं है। अगर आपका इशारा जो अभी पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें जो उनकी अपनी जो 20 नशिस्तें थीं
जिसमें से उन्होंने 15 जीती हैं, तो उसकी जो वजूहात हैं वो सिर्फ उनका सख्त गिर बयानिया नहीं है, उसके जो अवामिल हैं उसमें बढ़ती हुई महंगाई है, जो अफराते ज़र है, और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। आप देखें कि 16 अप्रैल को इलेक्शन हुए पंजाब में, आज आप 26 जुलाई पे बैठे हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमजा आ रहे हैं कि जा रहे हैं, उनकी काबीना बन रही है या नहीं बन रही है, हलफ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसी तरह के मामलात वफाक के अंदर भी हैं। तो जो सियासी इंतशार है और फिर अदलिया के फैसलों ने भी जो जिस तरीके से मुल्क को एक अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है और शायद मजीद करे आज के फैसले के बाद, उस वजह से लोग जो है वो परेशान हैं। ठीक, राना साहब, ये लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं और अब हालांकि 20 सीटों में से आप 5 सीटें आपने जीत ली और ये भी मौक़िफ़ है कि आपने पीटीआई की सीटें छीनी हैं, मतलब इन रियल सेंस शायद वो आपकी डिफ़ीट ना कहलाई जाए, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि आपने मुश्किल फ़ैसले किए। डॉलर 134 के करीब आज खड़ा है और ये टाइम लगेगा, कई महीने लगेंगे और उस वक्त तक आम इंतखाबात करीब आ चुके होंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लोगों के लिए, इस इत्तेहाद के लिए, कि वो पीटीआई की मुसलसल गोलाबारी के जवाब में अगर आप आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आपका मतलब क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? मैं रज़ा साहब आपसे एग्री करता हूँ। मेरा एक अपना व्यू पॉइंट भी है जो अपने हम सर्कल्स में डिस्कस करते हैं। हमें जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ नेगोशिएशंस ज़्यादा करनी चाहिए। द पीपल हु आर एक्सपर्ट इन नेगोशिएशंस, क्योंकि नेगोशिएशन से बड़े मसाइल हल होते हैं, वो भी करने चाहिए। जो एम्बेसडर है हमारा वहाँ, मसूद बड़ा लायक आदमी है, इस ऐसे लोगों की कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूर की होगी, लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाए। हाँ, अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस तो हो गई है कि स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो गया है और 15 दिन तक पूरा डायरेक्टर्स का एग्रीमेंट भी हो जाएगा। ये सारे का सारा जो चोक हुआ था एरिया ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ एड और असिस्टेंस, वो भी पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमने अपने पाँव पे ही तो खड़ा होना है ना, हमने अपने इंडिजिनस सिस्टम को भी तो इम्प्रूव करना है ना। उसके लिए आपकी एनफोर्समेंट बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपकी मार्केट कमेटीज़ जो हैं उनको फील्ड में आना चाहिए, लोगों को सब्ज़ी सस्ती मिले, जो बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए पहले मैनेजमेंट होती थी और होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल करने का सर मकसद ये था कि आपकी वफाक में हुकूमत है और आइंदा भी अगले चंद माह में अगर कोई और भी मुश्किल फ़ैसला हुआ तो वो आपकी हुकूमत को करना है। अगर आज के फ़ैसले के नतीजे में पंजाब हाथ से चला जाता है मिसाल के तौर पे, तो पंजाब में सबसे बड़ा सियासी सूबा है जो पंजाब जीतता है, अमूमन वही मरकज़ में हुकूमत कायम करने में कामयाब होता है। तो वहाँ पे आपने तंजीम साजी करनी है, बहुत सारे आपके इशूज़ हैं। तो एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट के होते हुए सूबे में ये क्यों कर मुमकिन होगा कि एक तरफ मरकज़ में आप मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले कर रहे हैं, और पंजाब में भी आपके पास वो मतलूबा सपोर्ट नहीं है जहाँ से जो आपका वोट बैंक है? जो हमारे इकोनॉमिस्ट की या प्रोफेशनल्स की असेसमेंट है कि जो बहुत ज़्यादा सख्त वक्त है वो अब गुजरता जा रहा है। अब जो ही ये सारे का सारा मामला IMF वाला दुरुस्त हो गया, IMF वाला एक इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन सर वो अब मैं दुनिया को स्ट्रैंगुलेट करता, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि चाइना जैसा मुल्क जो है वो भी उसके खिलाफ नहीं जाता। लेकिन आप अपना सियासी मुस्तकबिल चंद इकोनॉमिस्ट के हाथों में देने की तैयार? नहीं, हाथों में नहीं देना, ये तो आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन से चलना ना जी। ठीक, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो तो चलेगी। अब जैसे आपको पता, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का रिस्पांस आ रहा है, और उसके अलावा जो इकनॉमिक पॉलिसी है इसको इम्प्रूव भी किया जाएगा, बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है और असेसमेंट है कि बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस का वक्त जो है वो गुजर चुका है, आगे बेहतर हालात होंगे। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो चोक हुआ ये सारी चैनल्स हैं ये अब खुल रही हैं, तो आप देखेंगे सूरत बेहतर होती जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जब ये हुकूमत बन रही थी और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो चुकी थी, तो एक मुख्तलिफ उसमें आर्गूमेंट थे और विद इन द PDM भी ये डिस्कस हुए कि आया हमें हुकूमत संभालनी चाहिए इन मुश्किल हालात में या फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब अगरचे जो इकनॉमिक टीम है हुकूमत की वो कह रही है कि बुरा वक्त गुजरता जा रहा है और आगे अच्छा वक्त आएगा, चंद माह बाद जो है वो उसकी बेहतरी रिलीफ आवाम को मिलना शुरू हो जाएगा, बट इट्स अ लॉन्ग शॉट स्टिल।
कि अगर मरकज़ में आप मुश्किल फ़ैसले, अनपॉपुलर फ़ैसले करते जाएंगे और केपी में या पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, तो फिर ये सियासी तौर पे कितना मुश्किल होगा आप इलेक्शन में जाएं और एक एतमाद के साथ जाएं और आपको यकीन हो कि आप एक अच्छी कामयाबी हासिल करने में कामयाब होंगे। देखिए जी, मुश्किल तो होगा लेकिन आप ये देखें कि अगर इमरान खान और जो उनके इत्तेहादी हैं वो ये फैसला नहीं करते कि हम एक आईनी हुकूमत को गिराने के लिए जत्थों को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई सियासी समझौता हो जाता है कि जी पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करे और वक्त पर इलेक्शन हो और इंतखाबी इस्लाहात और निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से इनके दरमियान कोई समझौता हो जाता है और कोई बड़े लोग इनको कायल कर लेते हैं इस बात के लिए, फिर तो माहौल जो है वो ठीक हो सकता है और मईशत भी संभल सकती है। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहाली ये दोनों साथ नहीं हो सकते। अगर इमरान खान और उनकी जमात जो मौजूदा जो उनका एजिटेशनल तरीका है जिसमें वो हर तरीका इस्तेमाल करते हैं हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के, और माजरत के साथ सदर साहब जो है वो भी इसका हिस्सा रहे हैं अदम इस्तेहकाम की इस सारी सरगर्मी का। आज चाहे वो जितने भी अमन की और शांति की बात करें, लेकिन उन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें डाला है। तो अगर कोई सियासी इफ़ाम तफ़हीम हो जाता है, कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हो जाता है, और मेरे इल्म में है कि राब्ते दोनों तरफ से हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मुझे पता चला कि परवेज़ इलाही ने राब्ते किए हैं अयाज सादिक से, दूसरे लोगों से, तो ये राब्ते तो हो रहे हैं। असल बात ये है कि जो ये पीटीआई का जो तोता है वो इमरान खान है, वो सारी रूह उसके पास है, तो वो फैसला करेंगे कि मुल्क जो है वो मुआशी बदहाली की तरफ जाएगा या सियासी इस्तेहकाम की तरफ। अगर 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 आपकी इस आर्गूमेंट को तस्लीम कर लिया जाए और हुकूमत भी अगर ये चीज़ समझती है कि एक सियासी जमात या एक फ़र्द वाहिद की वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि आप मतलब मावरा आइन या मावरा कानून किसी भी शख्स या जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरा, इसका एक सियासी हल भी शायद मौजूद है कि आप अपने आपको सियासी तौर पर इतना मजबूत करें कि ये अगर इनको थ्रेट समझते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाए। देखें, जो सियासी तरीका है वो तो यही है कि आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, लेकिन अगर ये जत्थे लेके इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करते हैं जैसा कि उन्होंने 25 मई की करने की कोशिश की, तो फिर टकराव की सूरत हाल होगी और ये फिर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके लिए भी एक मुश्किल चैलेंज होगा। तो ये वक्त अभी आया नहीं है, तो इसलिए हम इस पर अभी पहले से पेशगोई नहीं करते, लेकिन ये सूरत हाल फिर मुश्किल हालात की तरफ जाएगी अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे और तशद्दुद को इस्तेमाल करेंगे बजाय जो आईनी और कानूनी तरीके हैं। हाँ, वो पार्लियामान में वापस आ जाएं, कोई तहरीके अदम एतमाद पेश करने की कोशिश करें, वो उनका हक है जी। बिल्कुल, उनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया जैसा कि कहा जा रहा है, उनको इस पार्लियामान ने हटाया है जिसने उनको मुंतखब किया था। जी बिल्कुल। राना मकबूल साहब, अब फैसले फैसला हम इंतज़ार है हम सबको कि फ़ैसला आए और हम देखें कि उसमें क्या जज साहिबान ने तहरीर किया है। इन केस अगर पंजाब का सियासी बहरान ख़त्म नहीं होता, ये भी इत्तलात थी कि परवेज़ इलाही अगर आते हैं तो पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं वो अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे दें, तो आप समझते हैं कि मरकज़ में अगर हुकूमत चल रही है उसके होते हुए पंजाब की हद तक या दीगर कोई सूबा अगर चाहे तो वहाँ पर इंतखाबात करा दिए जाएँ और ये मसला ख़त्म कर दिया जाए, अगर कोई ऐसी सूरत निकलती है, आपके ख्याल में पॉसिबल है या नहीं? नहीं, एक तो मैं मिथ जो आपने बात की कि जी 5 नशिस्तें हैं, अगर आप कैलकुलेट करें, अगर वाकई वेव चलती तो ज़मानतें ज़ब्त होनी चाहिए थी मुस्लिम लीग की कैंडिडेट्स की। अब फ़र्क है कि हालांकि उनके सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, लाहौर में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक उन्होंने ले ली, 4 उनकी थी, टोटल वोट जो हैं 10 लाख अप्रॉक्सीमेटली हैं इसके पीटीआई के और 8.5 लाख हैं नून लीग के। अब देख लें अब फ़र्क कितना है। एरिया भी उनका था, कॉन्स्टिट्यूंसीज भी उनकी थी। ऐसे हालात में जबकि इकनॉमिक कंडीशंस इतनी
ख़राब हो चुकी हैं और कितनी स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हैं, फिर भी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अब ये फ़र्क जो है 10 लाख का और 8.5 लाख का, आप ज़रा अंदाज़ा कर लें। जी बिल्कुल। इसलिए ये सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी कही जा रही है। अगर आप देखेंगे, असेस करेंगे ऑन ग्राउंड, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। एक सेंस ऑफ एसोसिएशन है मियां नवाज़ के साथ, और उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव है मरियम नवाज़, वो उसे तो वक्त ही नहीं दिया गया। मैं तो हमेशा गिला करता रहा हूँ कि आप क्यों बार बार ऐसे करते हैं, क्यों स्टॉप लगाते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल ऐसे नहीं होती कि आप गैप देते जाएं। लेट अस स्ट्रगल, लेट अस लीड द पार्टी, एंड फाइनली दे हैड टू डिसाइड नाउ कि शी लीड द पार्टी in politics, and you will see that रिजल्ट अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, हर डिटर्मिनेशन और हर स्ट्रेंथ जो है, दैट इज़ इनविंसिबल, आई टेल यू। और फिर वो प्योर है अपने सारी बातों में, तो ना किसी के साथ कोई जबर करती है, ना किसी के साथ ज्यादती करती है। शी इज़ सो हम्बल, नमाजी, परहेज़गार, तहज्जुद गुजार, ना किसी को गाली देना है। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि सूरत हाल विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट इंशाल्लाह। ठीक, इट विल चेंज एंड इम्प्रूव विद इन डेज। ठीक, बिल्कुल सही। चलें, उस्मान वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार के ऑफिशियल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब हमें ज्वाइन करने का। अब सवाल ये है कि अभी तो हम वेट कर रहे हैं, आप भी यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट कब फैसला अपना सुनाती है। जो डेप्यूटी स्पीकर के वकील हमजा शहबाज शरीफ साहब के वकील या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बायकॉट किया और साथ ही ये बात भी की कि हम रिव्यू में जाएंगे अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है, लेकिन रिव्यू इन जज साहिबान पर मुश्तमिल ना हो, जैसे पहले उनका मुतालबा था, एक फुल कोर्ट होना चाहिए। तो कोई ऐसी मिसाल है माजी में कि अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया और रिव्यू पिटिशन सामने आई तो बेंच को तब्दील कर दिया गया या नहीं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी बुनियादी तौर पे जो राय है रिगार्डिंग आर्टिकल 63A वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि उसकी लैंग्वेज दैट इज वेरी मच क्लियर, और उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से नहीं की जा सकती थी जिस तरह से 17 मई के गालिबन की गई और जो मेजॉरिटी जजमेंट उसमें आई, जबकि जो माइनॉरिटी जजेस का व्यू था वो मेरा ख्याल है दुरुस्त एक व्यू था। और जो दीगर 3 जजेस ने उसमें अपनी ओपिनियन कायम की, वो मैं समझता हूँ कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है जी। और ये मामला तकरीबन एक पॉलिटिकल नोयत का मामला है और पार्लियामेंट्री पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज उनको ये इसमें एक डिबेट के जरिए उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारी आला अदालतें हैं वो पॉलिटिकल और लेजिस्लेचर की डोमेन में एंटर होके और उसमें उसको रेगुलेट करें या तमाम कार्रवाई को, पार्लियामेंट की कार्रवाई को या पॉलिटिकल पार्टी की कार्रवाई को उसको रेगुलेट। लेकिन रिव्यू की गुंजाइश तो रहेगी, फैसला कोई भी आए हर फरीक के पास। तो अगर क्या मैं सवाल ये था कि अगर वो कहते हैं कि जी रिव्यू हमने इस बेंच के सामने नहीं लेके जाना, हमें फुल कोर्ट चाहिए या लार्जर बेंच चाहिए, तो क्या ये ऐसी नज़ीर कोई मौजूद है कि इस पर दरख्वास्त पर जो है वो जो एंटरटेन की हो? देखिए जी, सबसे पहले तो मुल्क की 13 पार्टियों ने, सिविल सोसाइटीज ने, पब्लिक एट लार्ज ने अपने एक डिस्ट्रस्ट शो किया, जिसका इजहार उनके नुमाइंदों ने आज अदालत में किया, उनके वकला ने किया। सही। तो इन जजेस को चाहिए था कि फराखदली का मुजाहरा करते हुए खुद एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते, ताकि जो अब हम जो डिस्ट्रस्ट है और उसको पनपने का मौका ना दिया जाता। जहां तक आपके सवाल की बात है कि 3 जजों के फैसले के ऊपर रिव्यू की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है और माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। इस वक्त मेरे माइंड में एग्जैक्ट कोई इंस्टेंस मौजूद नहीं, बट देयर आर सेवरल एग्जांपल्स के 3 मेंबर बेंच के फैसले के अगेंस्ट रिव्यू फाइल किया गया और उसे एडजुडिकेट किया गया। ठीक, अच्छा वड़ाइद साहब, एक आखिरी सवाल वो ये कि एक इम्प्रेशन पैदा हो रहा है, मैं चाहूँगा आसान लफ्ज़ों में ज़रा इसका अहाता कर दें आखिर में, कि जो गुज़िश्ता फैसला था अदालत उज़्मा का जिसमें वो 25 MPs को जो डिसक्वालीफाई किया और उनका वोट शुमार ना करने की बात की गई, और अब का जो फैसला है, तो लोग ये एक तासुर कायम करके बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि अगर आज हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया जाता है और चौधरी शुजात साहब के लेटर को कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले की नफ़ी होगी, ये बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह कर दें। जी बिल्कुल, मेरी भी राय बिल्कुल कुछ इसी तनाजुर में है
कि 63 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। 63A की जो कहती है कि एक मेंबर पार्लियामेंट जो पार्टी पॉलिसी की, पार्टी डायरेक्शन की अगेंस्ट एक्ट करता है तो उसे वो डिफेक्शन का मुस्तहिक होगा और पार्टी हेड उसको उसकी डिफेक्शन के लिए अप्लाई करेगा और स्पीकर उसका रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन में भिजवाएगा और इलेक्शन कमीशन उसको फर्दर उसको डी-सीट करेगा। ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन माय ओपिनियन जब 17 मई का फैसला आया तो इस आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन काफी उस लैंग्वेज से हट के कर दी गई है जो जिसने मजीद अब हार्म और कंफ्यूजन पैदा की। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है कि जनाब पार्लियामानी पार्टी ही डिसीजन लेती है रिगार्डिंग दी पॉलिसी ऑफ दी पार्टी लाइन, तो वो बिल्कुल एक पार्टी हेड को उसमें से मिन्सा करने की एक सिचुएशन होगी और स्टेटस को उसकी हैसियत को बिल्कुल ही जिसकी कोई हैसियत नहीं रहे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जनाब पार्टी हेड जो है वो अपनी कोई पॉलिसी और गाइडलाइन दे अपने अरकान के लिए और उसको कंसीडर ना किया जाए, जबकि पार्लियामानी पार्टी जो है वो उससे बरक्स जाके कोई अपनी गाइडलाइन दे रहे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सुलंगी साहब, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब नज़रिया ज़रूरत को इंसर्ट किया हमारी पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री में अदालत उज़्मा ने और उसके बाद ज़्यादातर वो इस्तेमाल हुआ जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, और अब आज जब ये केस सुना जा रहा है तो इसमें हमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सुनने को मिले चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और दीगर जो मौजूद जज साहिबान बैठे हैं कि हमें मुआशी हालात का इदराक है, और उन्होंने सवाल किया क्या ये हमारी वजह से है। साथ में ये भी बात हुई कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए बैठे हैं, जिस पर कई जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी राय दी। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को पता हो कि सियासी सूरत हाल जो है वो गैर यकीनी है या पैदा हो जाएगी या मुआशी सूरत हाल ख़राब है, तो वो जो एक नज़रिया जिसको हम माजी में दफन कर चुके हैं और हम बड़े फ़ख्र से ऐलान करते हैं, तो वो माजी में तो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। अगर जमहूरियत के तसलसल के लिए कोई ऐसी बात हो तो उसमें कोई मुज़ायका है? देखें, बात यह है कि जो जज हजरात हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी है, उनसे तवक्को ये है कि जो मुल्क का आइन और कानून है उसके मुताबिक फैसले करें। न इसमें ज़मीर का मामला है, न इसमें पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाने की ख्वाहिश हो सकता है, ना ये कि जी कौमी मफाद में क्या है, ना ये कि जी वो मुआशी हालत जो है वो कैसे ख़राब है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये काम आपके नहीं है, ये काम सियासतदानों के हैं, पार्लिमान के हैं, मुतल्लिका इदारों के हैं। इस मुल्क के अंदर जो बहुत सारा जो बिगाड़ आया है वो ये है कि हर आदमी जो अपने हिस्से का काम है वो छोड़कर किसी और का काम करना शुरू कर देता है। तो ये तो जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके जितने मुल्क में मार्शल लॉ लगे हैं, ये सारा उस हवाले से एक लंबी तारीख है। तो मेरे ख्याल में ये जो खुद जुडिशल एक्टिविज्म था उसने कितना नुकसान पहुंचाया। आप याद करें कि 18वीं तरमीम में जजेस की तैनाती का एक तरीक़ाकार बनाया गया था जो कि आलमी जो उसूल हैं जिसमें पार्लिमान की बालादस्ती होती है उसके तहत होनी थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बाकायदा धमकी दी कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम उड़ा कर रख दूंगा, और फिर पार्लिमान की कनपट्टी पर बंदूक रखकर 19वीं तरमीम बनवाई गई। इसी वजह से, इन तमाम हालात की वजह से मुल्क के दो बड़े सियासतदानों और दो बड़ी जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में मीसाके जमहूरियत किया था, और उसके एक जो शिक है या क्लाज है या पैराग्राफ है उसमें यह भी था कि हम आइंदा जो है वो एक वफाकी आईनी अदालत बनाएंगे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो जो कि वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करेगी। तो ये इसी वजह से फिर आपको आज वो फरतुल्लाह बाबर की ट्वीट्स भी नजर आती हैं। तो ये जो मामलात हैं ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक जो मुसल्लमा उसूल है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के वो बहाल नहीं होंगे, और फिर इस तरह से नहीं होगा
कि 184 जो है उसका फैसला किसने करना है, उसके खिलाफ अपील नहीं होगी, और फिर जो बेंच की जो तश्कील है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होगी। अभी पार्टियों के अंदर जमहूरियत की ख्वाहिश जो है वो आपको जजेस के रिमार्क्स में नजर आ रही है। ये पार्टियों के अंदर जमहूरियत अदालत ने बहाल नहीं करनी, बिल्कुल ये पार्टियों ने खुद करनी है, दुरुस्त। अवाम ने करनी है, पार्लियामान ने करनी है। मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी श्योर। अभी सोलंकी साहब ने ये बात की, यूनिटी की, और ये एक मौका फिर हमने ज़ाया कर दिया है। जितनी पार्टी जो है वो एप्लीकेशन लेके आई सुप्रीम कोर्ट में कि आप लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है उसको तश्कील दें, उसमें ऐसी पार्टियां भी थीं जिनका पाकिस्तान के साथ डिसेंट था, आपको याद होगा माजी में। हाँ माजी में। जी अब वो लोग जब एक जगह पे मरकज़ पे इकट्ठे हुए हैं मुल्क की सॉलिडारिटी के लिए, और आपसे वो प्रेयर कर रहे हैं, और एक रियासती इदारे की तरफ देख रहे हैं। और वो प्रेयर कर रहे हैं कि मेहरबानी करें आप लार्जर बेंच बना दें या फुल कोर्ट बेंच बना दें, ताकि सारे लोग मुतमिन होंगे, जो वो कह देंगे सारे लोग उसको यकीन कर लेंगे। ठीक। फिर उस पे ऊपर ना करना, ये तो मैं समझता हूँ ये तारीख इसको इंटरप्रेट करेगी। एक और बात जो कि प्रोसीजरल भी है, लीगल भी है, अब 3 जज साहिबान का फैसला जो है वो जो है 3 से ज़्यादा उसको चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जो रोल है पार्टी हेड का, उसके बारे में फैसले आए। जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जस्टिस साकिब निसार ने किया था फैसला, उसमें उन्होंने पूरी तरह डिटेल दी कि पार्टी हेड का क्या रोल होता है, और ये इलेक्टोरल रोल के ऊपर भी उन्होंने बड़ा जोर दिया, और वो 5 जजों का फैसला था, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। और इसी तरह वो उनका जो है शेख साहब जो हैं अजमत सईद का फैसला 8 जजों का, अदरवाइज भी। तो अब 3 जजों को नहीं फैसला ये करना चाहिए था, क्योंकि अब अगर आपने 8 जजों का फैसले को चेंज करना है या 5 जजों के फैसले को चेंज करना है, तो उनकी तादाद से उससे ज़्यादा होगी। अच्छा, तो इस होगा। पे वैसे ड्यूरिंग द हियरिंग जज साहिबान ने वाजे किया कि हम उन फैसलों के पाबंद नहीं हैं, ये बात बीच में आई थी। नहीं, खैर बहरहाल वो तो उनकी अपनी मर्जी है, वो जैसा बान है वो कर सकते हैं ऐसे जी। लेकिन जो इसमें जो प्रेसिडेंट्स और प्रैक्टिस यही है कि जो फैसला आपने चेंज करना है, और फिर इसमें मैं समझता हूँ इंसिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो सारा नेशनल इशू था, कोई 2 इंडिविजुअल्स का इशू तो था नहीं, तो ये मान के कर लेते तो सारा इशू पंक्चर हो लेकिन जाता। अब रिव्यू की बात आएगी ना, एक तो पुराने केसेस थे, अब असल फोकस आपका क्या होगा आगे चल के? रिव्यू में जाने का होगा, सियासी तौर पे इसको देखेंगे, या अदालत उज़्मा से आप उम्मीदें नहीं, खत्म कर लेंगे? क्या आज करेंगे आप? उन्होंने कहा है इरफान कादर ने कि हम रिव्यू करेंगे जो भी ये लिखे, लेकिन अगर हमारे लेकिन हम जो है अगर फुल बेंच आपको मिलता है, फुल बेंच या किसी और बेंच से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ऑनरेबल जज साहबान ये ना सुने, क्योंकि ये अपनी ओपिनियन दे चुके हैं। और ठीक है, रिव्यू में ये होता है अमूमन के जो जज साहबान फैसला करते हैं उस बेंच में होते हैं। ये भी हो अगर के फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, ये 3 भी बैठ जाए, बिल्कुल अपना ठीक। नुक्ता नज़र बयान करें। एक सवाल लास्टली ये कि आपने अभी कहा कि अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो उससे सियासी बहरान में इजाफा होगा। ये भी आपको यकीन है कि सियासी बहरान में इजाफा होगा तो उससे मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा? अब सियासी बहरान या मुआशी बहरान को हल करने की जिम्मेदारी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत के कंधों पे आ जाती है। तो अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहते हैं और आपके ख्याल में सियासी बहरान भी बढ़ता है, सो वफाकी हुकूमत अपना क्या किरदार अदा करेगी, कैसे इसको ठीक करेगी? देखिए, वफाकी हुकूमत जो है ना, ये बहुत बड़ी पार्टी की, बल्कि बहुत ज़्यादा पार्टियों की हुकूमत है, और बहुत बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग। मैं तो जानता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने वहाँ गुजारी है। वो मोबिलाइज जो करेंगे ना, एक रिएक्शन भी डेवलप होता है। तो आप देखेंगे कि सूरत हाल पार्टी की हद तक कितनी बड़ी इम्प्रूव कर जाती है, और कितने लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तो एक स्ट्रेंथ होगी पॉलिटिकल सिस्टम को भी, डेमोक्रेसी को भी, और फेडरल गवर्नमेंट को भी। बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, माजी में इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब को तरह तरह के नामों से याद करते थे और बड़ी मुखालफत थी आपस में, फिर उनकी सियासी कुर्बतें बढ़ गईं। तो अब ये जो इत्तलात हैं कि PTI के बहुत से ऐसे अरकान हैं सूबाई असम्बली के जो खुश नहीं हैं, और उनकी बातचीत भी शायद हुई है PDM में कुछ लोगों के साथ कि वो उनको छोड़ना चाह रहे हैं, रिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सो ऐसी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं हाइपोथेटिकली कि परवेज़ इलाही साहब बड़े इत्मीनान के साथ एक स्मूथ सेलिंग मिलेगी अगर वो अगर आ गए तो, या कोई उनके लिए सियासी मुश्किलात ही मुश्किलात आगे आप देखते हैं?
देखिए जी, स्मूथ सेलिंग तो सिर्फ एक ही सूरत है, और वो ये है कि ये याद करें कि परवेज इलाही इब्तदाई तौर पर पीडीएम के ही उम्मीदवार थे वजारत आला के। जी फिर अब उनके कान में किसने फूंक मारी कि वो बनी गाला पहुंचे, वो नहीं मालूम। तो वो क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, जी तो मुझे मतलब ये नामुमकिनात में से नहीं है कि वो वजीर आला बनने के बाद अपना जो मौक़िफ़ है उसको तब्दील कर लें ठीक। और जो है वो पीडीएम की पार्टीज के साथ जो है बिल्कुल एक ठीक। वर्किंग बना लें। तो सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।